हाय फ्रेंड्स, समझ में नहीं आ रहा है ना इस समय चल क्या रहा है। अच्छे टीचर बाहर हो रहे हैं, छोटे टीचर मजे मार रहे हैं, डायरेक्टर प्रॉफिट उठा रहा है और बड़े टीचर सैलरी भी ना उठा पा रहे हैं। एचआर रिजेक्शन कर रहा है, कंसल्टेंसी वैकेंसी डाल रहा है और टीचर को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो यह वीडियो मेरे उसीलिए है कि वाई रेज्यूम नॉट शॉर्टलिस्टेड या फिर वाई टीचर आर नॉट गेटिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम एचआर साइड आर फ्रॉम कंसल्टेंसी साइड आल्सो। ठीक है, सबसे पहले वाई रेज्यूम इज नॉट शॉर्टलिस्टेड। अब इस पूरे सीक्वेंस में क्योंकि मैं कई सारे क्वेश्चन भी लेने वाला हूं, मेरे 103 कमेंट टिल टुडे, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आई थिंक आज 10 मार्च है। 10 मार्च को आज 106 कमेंट मेरे प्रीवियस वीडियो पे डाला गया जिसमें कई सारे क्वेश्चन थे एंड आई विल रिप्लाई देम। एंड मेरे भी कुछ क्वेश्चन है, अगर आप रिप्लाई कर सके तो ज़्यादा बेटर होगा फ्रॉम टीचर कम्युनिटी। सबसे पहले वाई रेज्यूम इज नॉट शॉर्टलिस्टेड। भाई एक चीज़ बताऊँ, ऐसे सेंटर एड आ गए ना भाई, ऐसे सेंटर एड आ गए कि दिमाग की दही कर रखी इन्होंने। अब मुझसे जैसे अगर कोई ब्रांड कोचिंग है वह रिज्यूम मांगता है, और ब्रांड कोचिंग की सबसे खास बात क्या है कि उनका अपना एक फिक्स पैटर्न है। जैसे आकाश है, अगर आकाश के किसी भी सेंटर पे इवन वह फ्रेंचाइजी ही क्यों ना हो, वहाँ पे अगर मुझे रेज्यूम शॉर्ट लिस्ट कराना है, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए की मैं आपको वैकेंसी दे रहा हूँ एंड अगर वो मैथ दे रहे हैं इसका मतलब कि 10 लाख पे वो IITN NITN जेईई मेंस लेवल को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अगर वो बायो दे रहे हैं तो कोई अगर एक्स ब्रांड वाला बंदा है, ठीक ठाक पढ़ाता है तो उसको उठा कर दे दिया। अगर वह फिजिक्स और केमिस्ट्री दे रहे हैं तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर फिजिकल और ऑर्गेनिक जिसका स्ट्रांग है उसको उठा दिया। 4-5 साल एक्सपीरियंस, मतलब 10 लाख रुपए की वैकेंसी है तो 5 साल के एक्सपीरियंस, जिसका 1-2 साल किसी ब्रांड में एक्सपीरियंस हो और अच्छी खासी जगह डिग्री उसकी हो, IIT NIT हो तो ज़्यादा बेटर है, उसका रेज्यूम दे दिया और वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम यह आ रही है कि अगर सेंटर हेड पे कोई ऐसा बंदा बैठ गया जिसकी 2 कैटेगरी है, या तो वो सेंटर हेड बायो का पर्सन है या फिर जो सेंटर हेड है ना उसको हमारे सिस्टम से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं बताऊं आपसे कि एक कोचिंग है मथुरा की, उसने मुझसे कहा कि नीटियन चाहिए। मैंने कहा नीटियन ये क्या होता है भाई? नीटियन IITN आई नो, NITN आई नो, नीटियन जिसने नीट किया हो। अच्छा, जिसने नीट किया हो वह आपके यहाँ 50,000 की सैलरी पे छक मारने आएगा भाई। और नीटियन नहीं होता है, नीट पास करने वाला या तो MBBS लेगा, BDS लेगा, BAMS लेगा या उसमें जो कैटेगरी है उसको लेगा, तो आप उसको डॉक्टर कर सकते हो लेकिन आप नीटियन नहीं कर सकते। नाउ एज अ कंसल्टेंट हमें तो कहना पता है, वाह क्या कॉन्सेप्ट है, हाँ हम नीटियन दे देंगे। हम क्या करते हैं कि किसी CV में लिखवा देते हैं कि भाई हम नीटियन है। नीटियन मतलब हमने नीट क्वालिफाई किया है, नीट क्वालिफाई मतलब हमारा 200 नंबर से ज़्यादा रहा है। सर हमको तो अपना माल बेचना है ना। आई एम हियर टू सेल माई प्रोडक्ट। What is my product? My product is my service. My service, what is my service? मेरे पास भाई डॉक्टर हैं, मैं उनको देता हूँ हॉस्पिटल वालों को। मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ आपकी, मैं टीचर्स दे सकता हूँ, दैट इज माई एक्सपर्टाइज। हाँ, अब मैं आगे IT सेक्टर में भी अपने आप को आ रहा हूँ तो उसका भी ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि उसका काम करते हुए मुझे अभी 10-15 दिन ही हुए हैं। लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि आप टीचिंग सेक्टर, क्योंकि यह वीडियो मैं टीचिंग सेक्टर के लिए बना रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं बाकी सेक्टर जैसे हॉस्पिटल और बाकी सेक्टर्स का अलग से YouTube लॉन्च करने वाला हूँ मैं उसको विदिन 2 वीक के अंदर, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अदर सेक्टर्स की भी इंफॉर्मेशन चाहिए। अदरवाइज जो है वो तो करेंगे ही। सो अब मैं नीटियन कैसे दे दूँ, एक चीज़ बताइए। अब अच्छा मैंने CV दिया सर उनको, अच्छे से अच्छे CVs जिसमें जो टीचर है वो आकाश की फैकल्टी रहा है, रेजोनेंस की रहा है, बंसल की रहा है, बोले नीटियन नहीं है। तो क्या है कि एक तो रेज्यूम इसलिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है आपका क्योंकि हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि जो पर्सन हमसे CV मांग रहा है वो किस पैटर्न पे मांग रहा है, बिकॉज ही हिमसेल्फ डोंट नो द पैटर्न। एक तो यह प्रॉब्लम है। दूसरा, मान लीजिए अगर कोई बायो का बंदा है
और उसको आपने सेंटर हेड बना रखा है। मैंने सर लगभग 11-12 लोगों से ऐसी बात की। सर अगर आपको बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं यह नहीं करा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, इतना बड़ा ज्ञानी हूँ नहीं इस मार्केट में। लेकिन हाँ, इस मार्केट का शायद वह चुनिंदा पर्सन में से हूँ जो अपनी बातों को बड़ा क्लियरली रखता है, मार्केट के सामने क्लियर कट डिस्कशन करता है। अब बायो वालों के साथ होती क्या है कि उनके 2-4-5 फ्रेंड होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, वह उनसे पेपर बनवाते हैं। ये इंसिडेंट मेरे साथ 3-4 जगह हो चुका है। अच्छा, अब जो पेपर बनता है वह IIT एडवांस का बाप पेपर बनता है। मतलब जिस पेपर के पैटर्न पे उनके उन दोस्तों का भी अगर रिटर्न ले लिया जाए ना, तो उनकी 1 मिनट के अंदर बैंड बज जाएगी, ऐसे पेपर। अब वह एक्सपेक्ट करते हैं कि 60,000 का टीचर ऐसा पेपर करे। हाउ इट इज पॉसिबल। सर मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे फरवरी में एक वैकेंसी मिली PCM की। मैंने कहा अच्छी बात है। सर ने कहा कि सर मैं 10 लाख रुपए प्लस रहना खाना दूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। लोकेशन भी ठीक ठाक था, एकदम मेट्रो टाइप का लोकेशन था। मैंने उनको सर CV भेजे, लगभग 300-350 CVs। उन 350 CV में से नो वन शॉर्ट लिस्टेड। देन आई से भाई आप तो वीडियो बनाने वाले टॉपिक हो, थोड़ा बताना तो सर CV क्यों नहीं शॉर्ट लिस्ट हुआ। बोले मैंने यह पेपर लिया और यह पेपर हम बच्चों को देते हैं, यह पेपर हमारे बहुत ही एक अच्छे खास मित्र हैं, उन्होंने डिजाइन किया है। अब उस खास मित्र को मैंने कॉल किया, मैंने उनसे सिंपल 2 चीजें पूछी कि सर ऑक्सीजन जो है वह डायटोमिक है या डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। नहीं बता पाए यह सब कुछ। और सेकंड मैंने उसी समय उनसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई अगर चलिए मैं आंसर दे देता हूँ कि ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर पैरामैग्नेटिक है तो इसको तो कलर शो करना चाहिए, फिर भी ये कलर शो नहीं कर रहा, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। सर ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन का वह जवाब नहीं दे पाए, और मैंने उस बंदे के सामने, जो बायो वाले हमारे सर थे जिनको नया नया अभी सेंटर हेड बनाया गया था, उनके सामने मैंने ये क्वेश्चन पूछा। एंड ही से यार कि फिर तो यह बंदा फेथ के लायक नहीं था। तो भाई जब भी किसी टीचर का आप प्रोसेस लेते हैं, 12 लाख का प्रोसेस लेते हैं तो ठीक है, मार्केट डाउन है, 15 लाख वाले टीचर का आप 12 लाख के लायक प्रोसेस लीजिए। लेकिन ऐसा मत कीजिए यार कि 12 लाख का टीचर चाहिए और 40 लाख का प्रोसेस ले रहा है, और ब्लाइंडली फेथ किसी ऐसे पर्सन पे। इसी तरीके से, क्योंकि मेरा बायो का खुद का इंटरेस्ट रहा है, एक टीचर है महाराष्ट्र के, क्योंकि उनका बायो सब्जेक्ट नहीं है, उन्होंने कहा कि अभिषेक जी हम बहुत बड़े ब्रांड से आपके बायो का टीचर का प्रोसेस ले रहे हैं। हमने कहा अच्छी बात है, आप लीजिए। और उन्होंने जब प्रोसेस लिया तो सामने वाला जो टीचर है उसने प्रेगनेंसी को लेकर क्वेश्चन डाला था। यह क्वेश्चन का आंसर बुक में कहीं एग्जिट करता नहीं, मतलब है ही नहीं, पूरे NCERT में नहीं है। क्योंकि मैं खुद मेडिको रहा हूं तो मैंने उठा ली गायनी की पूरी बुकलेट, और फिर मैंने उसमें सर्च किया तो उसने आंसर उसमें भी गलत दिया हुआ था। अब मैं सेंटर हेड को कैसे समझाऊं कि भाई जिस बंदे से आप प्रोसेस लिया रहे हो वो क्वेश्चन ही गलत पूछ रहा है, तो उसके सही आंसर का एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हो। मैं अगेन बोल रहा हूं सर, मैं एक कंसल्टेंट हूं, या मेरे जैसे लोग जो कि इस समय मार्केट में काम कर रहे हैं वह एक कंसल्टेंट है, वह आपकी चापलूसी करेंगे, या सबको मैं सारे डायरेक्टर की चापलूसी करूंगा, क्योंकि मुझे तो आपसे कमाने हैं। लेकिन विश्वास मानिए, हमें भी पता होता है कि कौन सा टीचर किस लेवल पे जाएगा। कई सारे सिचुएशन फंसे हैं कि हमको डायरेक्टली डायरेक्टर ने कॉल किया कि अभिषेक जी ऐसा बंदा दे दीजिए जो ऐसा 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 निकले, और हमने ब्लाइंडली ऐसा बंदा उनको दे दिया, क्योंकि हमें भी पता होता है ना सर, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड हम भी ट्रैक करते हैं। मेरा 3 साल कंसल्टेंसी हो गया, इन 3 साल में टोटल 1600 लोगों का सिलेक्शन कराया। इन 1600 में 1000 सिलेक्शन तो मैंने पिछले 1 जनवरी से लेकर इस 10 जनवरी तक के बीच में कराया है। तो जितने लोगों का सिलेक्शन कराया, मतलब 1600 लोगों का एक ट्रैकिंग है मेरे पास कि हाँ इनका फीडबैक कैसा है, या किस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और किस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। और आप आओगे और अचानक से कहोगे कि नहीं हमारा फलाना टीचर है वो प्रोसेस लेगा और वो भी गलत प्रोसेस ले रहा है,
तो हम क्या कहेंगे, वह जिस चीज़ को गलत कहेगा हम उसी चीज़ को गलत कहेंगे, जो वह सही कहेगा हम उसको सही कहेंगे। हमें तो आपको टीचर चिपकाना है यार। तो रेस्पेक्टेड टीचर, समझ गए ना क्यों टीचर नॉट शॉर्टलिस्टेड? सबसे पहला रीजन तो भाई वो नीटियन वाला, दिमाग ही साला गायब, नीटियन कहाँ से मिल जाएगा। दूसरा रीजन, जो हमारा आज के डेट में प्रोसेस ले रहा है बंदा, वह अगर सेंटर हेड एज वह बायो है तो उसको केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ तीनों की जानकारी कम से कम होती है। वह जनरली क्या करता है कि वह तुरंत अपने किसी ऐसे फ्रेंड पे फेथ करता है और उसका वो जो फ्रेंड होगा ना वो लगता है अपना नॉलेज में एटीट्यूड दिखाने, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सर। इसके बाद कुछ और भी क्राइटेरिया है सर, इतने ही नहीं, कुछ और भी क्राइटेरिया है। कई जगह, मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, यह लोकल में हो सकता है होता हो, लेकिन मैं कुछ ब्रांड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लड़कियों को तुरंत चूज किया जाता है ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सके। मेरे थ्रू एक मैडम गई थी, कभी अगर कोई केस उस करता है तो आई एम रेडी टू टेक हर नेम, ऐसे डायरेक्ट यूट्यूब पे लेना उचित नहीं है। उनको सेंटर हेड का कॉल आता है, काफ़ी बड़ा ब्रांड कोचिंग है, कि मैडम चलते हैं जम्मू घूम के आते हैं और आपकी सैलरी XYZ हो जाएगी। मैडम थोड़ी टाइट थी, तुरंत मुझे रात को 11:30 बजे कॉल कि अभिषेक जी ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करें? मैंने कहा मैम जस्ट गो हेल्प, से कि गो हेल्प विथ योर जॉब, माई रेस्पेक्ट इज सुप्रीम फॉर मी एट एनी कॉस्ट। वो चालाक थी, उसने क्या कहा, इधर सुन में ज़्यादा चुतियापा किया तो तेरी सेंटर हेड की पोजीशन हटवा दूंगी, मैं डायरेक्टली तेरे पे ये केस डाल दूंगी। फिर वहाँ से उसने HR को भी सेट कर रखा था। HR का आया कि नहीं मैम वो बहुत सीनियर है, फलाना है ढिकाना है, आई टेक ऑन कॉन्फ्रेंस। अभिषेक बन के तो मैंने बात नहीं किया, क्योंकि मुझे तो उस HR से भी काम पढ़ना है, उस मैनेजर से, वो कितना भी घटिया मैनेजर है, कितना भी घटिया सेंटर हेड है, आई हैव टू सेंड टीचर। बस मेरे मेमोरी में रहेगा कि अब लड़की टीचर वहाँ पे नहीं भेजना है। बट मेरे पास कई सारे 12-15 नंबर हैं, मार्केट में ही 6 नंबर घूम रहे हैं, तो मैंने वहाँ से नंबर को पिकअप किया एंड स्ट्रिक्टली आई टॉक टू हिम, और उनकी 2 मिनट के अंदर बैंड बज गई। तो सर इससे क्या हो रहा है ना कि जो रियल वैल्यू के टीचर है ना, उनकी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। एक और चीज़ आता है सर, एज फैक्टर। मैं अपनी SIP चलाता हूँ, मैं अपने SIP में 2 ही टीचर लेता हूँ या तो जिनकी उम्र, जिनकी एज 50+ हो, क्योंकि ऐसे टीचर का मार्केट वैल्यू 0 हो चुका है, लेकिन पढ़ाते बड़ा ज़बरदस्त है। बड़ा सा मिथ है यह कि ज़्यादा एजेड टीचर अच्छा नहीं पढ़ा पाते। नहीं, ये गलत है, गलत मिथ है, 100% गलत मिथ है। मैं जिस दिन 52 साल का हो जाऊंगा ना, कंसल्टेंसी के लेकर या फिर टीचर को लेकर, या फिर मेरे जितने भी आज के डेट्स में 4 अलग अलग कंसल्टेंसी के ब्रांचेज है, जिसमें न्यू है IT सेक्टर, मेडिकल सेक्टर थोड़ा पुराना हो गया, 100-200 सिलेक्शन में करा चुका हूँ, सॉफ्टवेयर जनरेशन का वर्कआउट, इसके अलावा भी बहुत सारे मेरे फूड इंडस्ट्री में भी स्टार्टअप चल रहे हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा बेटर 52 साल की एज में बता पाऊँगा। यह एक मिथ डायरेक्टर के दिमाग के अंदर घुसा दी गई है। अब 50+ जो टीचर है वो एक तो स्टेबल होता है, दूसरा अच्छा पढ़ाता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही कमी है, वो अपनी तारीफ ज़रूरत से ज़्यादा करता है। तो ठीक है ना, उस चीज़ को उसको एक बार समझाओ, वो मैच्योर है, समझ जाएगा, उसको पता है कि मुझे मार्केट एक्साइट कर चुका है। तो अगर आपकी एज 50+ है तो योर रिज्यूम इज नॉट शॉर्टलिस्टेड। लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि यू हैविंग बेटर एक्सपीरियंस टू एक्सट्रैक्ट द रिजल्ट। आपके पास रिजल्ट, क्योंकि मैंने देख लिया मेरे सिस्टम, मेरे जितने भी SIPs हैं, हर SIP में 3 से 4 रिजल्ट आ गया। और मैं हमेशा पाता हूँ कि जो ये 50+ वाले टीचर हैं, यह मुझे बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं एट अ टाइम। और कई बार तो ये लोग थैंकफुल भी होते हैं कि चलो मुझे जॉब तो मिला। मैंने एक 58 ईयर सर को भी अपने हुबली सेंटर पे रखा हुआ था। खैर अब मुझे नहीं पता वो एक्सपायर हो गया या है अभी, क्योंकि पिछले साल रखा था मैंने। एंड आपको मैं
बता दूं सर मैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अब मेरा ब्रेक हो चुका है और वो सेंटर अनअकैडमी का हो चुका है हुबली में। वहाँ पे वो जो 50+ एज के सर थे, उनके साथ 3 और भी यंग टीचर थे। बहुत ज़्यादा यंग तो नहीं बोल सकता क्योंकि सारे मैंने एक्सपीरियंस ही लिए हुए थे वहाँ पे। वो उन तीनों पे भारी थे अकेले। 58, मैं तो आप सेंटर का नाम लेकर बोल दे रहा हूँ, कोई अगर उसके अगल बगल सेंटर हो तो वह जाके वहाँ पे पूछ सकता है। दीपक सर उसके ऑनर है। वह इन तीनों पे भारी थे, जो अपने आप को सो कॉल्ड यंग कह रहे हैं। 35 साल प्लस वाले ही थे, इतने भी फ्रेशर नहीं थे वो लोग। अच्छे खासे अपने आप में इनका नाम चलता था। लेकिन जो मेरा फिजिक्स वाला टीचर था जिसकी एज 58-59 थी, वह इन तीनों पे भारी था, भयंकर भारी था। आज भी मेरे पास 55+ 11 टीचर मेरे सिस्टम में काम कर रहे हैं और मैं पाता हूँ कि वह सब पे भारी ही पड़ते हैं जब वह क्लास लेने जाते हैं। ही नेवर सिट इन द क्लास एट द एज ऑफ 58-59। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि जो डायरेक्टर को माइंड में रखना चाहिए। अब मैं अगेन अपने ही क्वेश्चन पे आता हूँ कि वाई रेज्यूम नॉट शॉर्ट लिस्टेड। भाई देख, एक तो पैटर्न पहले प्री डिफाइंड हुआ करता था, इवन आज के 2 साल पहले प्री डिफाइन हुआ करता था। जब से PW इस मार्केट में आ रहा है, यह सब आई एम टेकिंग द नेम ऑफ द PW, वेरी हॉनेस्ट कोचिंग, वेरी अच्छी कोचिंग। अच्छा बुरा सबके अलग अलग रेस्पेक्ट है, दोनों उसके रेस्पेक्ट है, लेकिन ठीक है, ओके ओके। जब से PW इस मार्केट में आया है, न जाने क्यों, और मुझे नहीं पता कि PW इससे डायरेक्टली अटैच है कि नहीं अटैच है, लेकिन न जाने क्यों टीचर की शॉर्टलिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है वह अनबैलेंस हो चुका है, मतलब अनडिफाइंड हो चुका है। उसका कोई डेफिनेशन नहीं रहा। आज के 2 साल पहले एक डेफिनेशन हुआ करता था टीचर का कि इस सैलरी के लिए यह टीचर, इस सैलरी के लिए यह टीचर, इस सैलरी के लिए यह टीचर। मैं बताऊं सर कि पहले मैं क्योंकि मैं ठीक है काफ़ी यंग हूँ इस फील्ड में और काफ़ी न्यू हूँ इस फील्ड में। शायद दुष्यंत सर, संदीप बोरा सर और मुकेश यादव सर, बाकी लोग ज़्यादा बेटर बता पाए। लेकिन अनटिल माई टाइम आल्सो, जब 2 साल 2021-22 में जब हम लोगों की शुरुआत भी थी, तो बड़ा फिक्स सा पैटर्न था कि 60,000 में टीचर चाहिए। तो 60,000 में टीचर मतलब 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका वीडियो लेक्चर प्रॉपर होना चाहिए। वीडियो लेक्चर है तो ठीक है, नहीं तो उसका जो नॉलेज है वो डेमो पास करने वाला होना चाहिए। आज के डेट में वो क्राइटेरिया क्या हो चुका है, कहीं पे 60,000 के लिए जेईई एडवांस का पेपर ले लेता है, कहीं पे 60,000 के लिए डायरेक्ट ले लेता है, कहीं 60,000 के लिए मेंस लेवल का ले लेता है। समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। ऐसा कंसल्टेंसी मीटू, समझ में ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। उसके बाद एक कंसल्टेंसी के साथ प्रॉब्लम क्या है, पता चला कि भाई फलनवा कोचिंग में वैकेंसी निकला। जैसे सपोज मैंने मुंबई की वैकेंसी निकाल दी। अब मुंबई की वैकेंसी निकाल दी तो मुंबई के अंदर जो टीचर बैठा है वह भी अपने आप में कंसल्टेंट, लेकिन वह बड़ा ही छुपा हुआ कंसल्टेंसी है। एंड प्लीज़ अगर ऐसे किसी कंसल्टेंट का पता चले जो कि टीचर है और टीचर के आड़ में वो कंसल्टेंसी चला रहा है, तो ये टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके थ्रू अगर कहीं सेट भी हो जाते हैं तो उसका एटलीस्ट लिंक्डइन पे कहीं ना कहीं नाम डाल दे कि ये टीचर है और इनके थ्रू में सेट हुआ है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो अदर जो रियल कंसल्टेंट है, हम लोग रियल कंसल्टेंट मानते हैं, मतलब हम मार्केट में हैं, हम यह बोल के हैं कि हम कंसल्टेंसी चलाते हैं, हम यह बोल के नहीं है कि नहीं हम कंसल्टेंसी नहीं चलाते। तो इस टाइप का जो टीचर है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते एक तरीके से। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उनको प्रॉपर लिंक्डइन पे नाम डाल दो, क्योंकि वो क्या करेंगे कि वो अपने फ़ायदे के लिए। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, मैं चीज़ों को ब्रेक कर रहा हूँ फिर से, मुझे नहीं पता, हो सकता है यह वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाए। शुरुआत में मैंने एक बार पोस्ट डाला था कि अगर कोई टीचर किसी कोचिंग में है और वह मुझे वहाँ की वैकेंसी रिफ़र करता है तो मैं उसके साथ पैसे शेयर करूँगा। तो एक टीचर है, उन्होंने मेरे साथ वहाँ की वैकेंसी शेयर की। अब मेरी आदत है, मैं यह पूरे 1600 टीचर इस चीज़ के गवाह है इस फील्ड में, कि मैं कभी भी एक बार में कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं लेता। मैं हमेशा कम से कम 6 हिस्सों में कंसल्टेंसी फ़ीस लेता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि 6 हिस्सों 7 हिस्सों में लूँगा तो टीचर आराम से दे देगा। और लगभग 1600 में मेरे 1500-1400 टीचरों ने पिछले 3 साल में, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि यह 3 साल का डेटा मैं दे रहा हूँ,
1000 टीचर मेरे इस साल हुए हैं, बाकी 3 साल में मेरे 1600-1700 हुए हैं। तो जो 1400 टीचर है उन्होंने मुझे प्रॉपर पैसा दिया है, 7 महीने में दिया है, 8 महीने में दिया है। लेकिन जब यह टीचर के थ्रू सेलेक्ट होते हैं तो टीचर के थ्रू सेलेक्ट होने के बाद अब टीचर मेरे पे प्रेशराइज करता है, एक तो एडवांस ले लो, जो कि नहीं पॉसिबल है। दूसरा, वह मेरे पे प्रेशर करता है, नहीं सर मुझे तो एक ही बार में पैसा चाहिए। टीचर ज़्यादा बड़ा लालची होता है। एक टीचर है मेरे थ्रू गुवाहाटी में सेलेक्ट हुए और उनका 10,000 रुपये बाकी रह गया था और पूरे 1 साल तक उन्होंने पैसा मुझे नहीं दिया। फिर किसी बहाने से मैंने उनसे पैसा निकाला तो मेरे को मेल कर रहे हैं कि भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा, दूसरों का आपने पैसा खाया। मैंने कहा भाई तुमने मेरा पैसा मारा ना, तुमने मेरा पैसा मारा ना, तो भगवान क्या सिर्फ तुम्हें देख रहा है, मुझे नहीं देख रहा है क्या? तो अगर टीचर कंसल्टेंट है, आप देखिएगा वो कभी भी अगर टीचिंग के साथ वो कंसल्टेंसी कर रहा है, वह पैसे को लेकर ना बहुत ज़्यादा टफ होता है। एंड आई मस्ट से ऑन दिस चैनल कि टीचर की कंसल्टेंसी फीस कम से कम 7-8 महीनों की होनी चाहिए, क्योंकि कई बार 3 महीने में ही टीचर बाहर निकाल दिए जा रहे हैं। तो अगर 3 महीने के लिए ही आपने सर्विस यूज़ किया तो 3 महीने का ही तो पैसा आपको मिलना चाहिए। इसलिए मेरा 10 दिन का कंसल्टेंसी फीस है, मैं 8 हिस्सों में लेता हूँ, 7 हिस्सों में लेता हूँ, 6 हिस्सों में लेता हूँ। 6 हिस्सों से कम में मैं खुद ही नहीं लेता किसी से। तो सर जो टीचर एज अ कंसल्टेंट वहाँ पे बैठा हुआ है ना, वह किसी न किसी बहाने डायरेक्टर के दिमाग में यह भरेगा कि 3-4 महीने बाद कि आप सही नहीं हो, और आपको निकलवा देगा। फिर वह दूसरे को लेकर आएगा ताकि वह पैसा कमाता रहे। उसकी यह लालच ना आपके लिए बड़ी घातक है। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो टीचर हो लेकिन मार्केट नहीं जानता कि वह कंसल्टेंट है, तो उसका नाम आपको डाल देना चाहिए। सर मैं काफ़ी लंबा दूसरा डिस्कशन हो गया, जो मैं ओरिजिनल डिस्कशन करना चाहता था वह नहीं हुआ, तो हो सकता है मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़े, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि इसे समराइज़ करूँ। सबसे पहले तो कोई अगर एक तो जो सिस्टम है रेज्यूम का वह नहीं समझ में आ रहा है, मार्केट का एज का एक फैक्टर है। सर कुछ जगह ना टीचर की ही कमी है। टीचर की कमी क्या है? टीचर अपना रेज्यूम जब बनाता है यार, तो टेलीस्कोप लगा के उसका मोबाइल नंबर सर्च करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप लगा के तो उसका ईमेल आईडी सर्च करना पड़ता है। भाई प्रॉपर लिखो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपके सबसे हेडिंग में होना चाहिए। उसके बाद सर 60% टीचर, मैं आपको बता रहा हूँ सर 60% टीचर ये लिखते ही नहीं कि वो किस प्रोफाइल के लिए डाल रहे हैं। मान लीजिए कोई फिजिक्स का टीचर है, तो वह फिजिक्स का टीचर है, यह हमें उसका वीडियो लेक्चर देखने के बाद पता चलता है। वह लिखता ही नहीं है कि वह किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। भाई लिखो तो सही। यहाँ पे आप टीचरों की गलती है, बाकी जगह तो सबकी गलती है, लेकिन यहाँ पे आप टीचरों की गलती है। इसके साथ साथ क्या है सर, मान लीजिए कोई बड़ा वैकेंसी निकला, आपकी सैलरी है 8 लाख रुपए ऑन पेपर, बैंक स्टेटमेंट है, और आप अप्लाई कर रहे हो 15 लाख पे। कभी रिस्पॉन्स नहीं आएगा मालिक, आएगा ही नहीं रिस्पॉन्स आपका। आपको क्या लगता है कि आपने लिख दिया कि मेरी सैलरी 15 लाख है तो लोग मान लेते हैं क्या? रीवेरीफाई होता है, जो भी सीवी आता है उसका रीवेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स होता है। तो ऑलवेज इस साल और नेक्स्ट ईयर 2 साल इस फील्ड में अभी गड़बड़ है, तीसरे साल से फिर से यह फील्ड बाउंस बैक करेगा, लेकिन 2 साल, इस साल एंड नेक्स्ट ईयर, आप जो भी अपनी सैलरी है उस सैलरी से 1-8 लाख कम या 1-8 लाख ज़्यादा या 2 लाख ज़्यादा 10 से 15% के इंक्रीमेंट पर ही अप्लाई करें। अचानक से अगर हाइपर सक्सेस मिला इस फील्ड में, तो मान के चलिए कि वह नौकरी ही 3-4 महीने की है। एक्चुअली मेरा टाका लगा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यह वीडियो मैं ज़्यादा लंबा बना पाऊँगा। वाई रेज्यूम नॉट शॉर्ट लिस्टेड, यह वीडियो मैं नेक्स्ट 4 से 5 दिन में फिर से लाने वाला हूँ। सॉरी इसमें बाकी बातें ज़्यादा हो गई, लेकिन फिर भी ठीक है। थैंक यू, शायद आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू।